Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. In the last video we have discussed about the foreign trade on the eve of independence. So on today's lecture we are going to discuss about the demographic condition on the eve of independence. That is कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, डेमोग्राफिक कंडीशन थी जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, और यू कैन से ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। तो अब बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि अब इसका मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है। अब इस वर्ड को देख के डरना नहीं है कि ये डेमोग्राफिक क्या आ गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता ये डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक इज जस्ट अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है वो कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर रही है। स्टडी ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट पीपल आर लीडिंग इज डेमोग्राफिक। ये होता है डेमोग्राफी। इस बेसिस पे हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन की, तो वो एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे, लाइक एज क्या है, जेंडर क्या है, डेथ रेट, बर्थ रेट, योर लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड योर इनकम लेवल। दीज आर द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टडी की जाएगी पॉपुलेशन की। तो इसे बोलते हैं हम डेमोग्राफिक कंडीशन। सो व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन? व्हाट इज डेमोग्राफिक? Demographic condition refers to the study of various aspects of the population such as your age, gender, marital status, your income level, employment level, death rate, mortality rate, birth rate, literacy rate, etc. तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें स्टडी करनी पड़ती है। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? आपने अपनी क्लास 11th में अंडर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है कि एक ये इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कि हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन क्या है, क्या साइज है। इन सिंपल लैंग्वेज आप ये कह सकते हो कि सेंसस जो होता है वो क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस। फर्स्ट सेंसस जो हुआ वाज कलेक्टेड इन द ईयर 1881। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो था वो कब कलेक्ट किया गया था, दैट इज 1881। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 years। दैट मीन्स 1881 के बाद सेंसस जो था वो ये प्रैक्टिस जो थी सेंसस की कि पॉपुलेशन को काउंट करना है या ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है पॉपुलेशन कितना है हमारी इकोनॉमी में, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो वो प्रैक्टिस जो थी वो कैरी की गई। दैट मीन्स उसको किया गया हर 10 years के बाद, मतलब एवरी 10 years। जैसे कि 1881 में हुई थी, नेक्स्ट 1891 में होगी, क्लियर। देन नेक्स्ट होगी 1901 में, देन 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करना, पूछा जा सकता है कि 1921 जो है उस ईयर को क्या कहते हैं, ईयर को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। दिस इज ऑल्सो अ 1 mark क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। दैट मीन्स अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें ये लिखा है कि इंडिया जो थी 1921 से पहले वो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थी, एंड आफ्टर 1921 के बाद ये सेकंड स्टेज में आ गई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, क्लियर। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि 1921 के बाद जो थी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सेकंड स्टेज में आ गई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। अभी आपको इस पॉइंट में कुछ समझ नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि हमें अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग नहीं पता कि ये क्या होता है और ये क्या हो रहा है कि इंडिया फर्स्ट स्टेज में थी फिर सेकंड स्टेज में चली गई, तो ये समझ नहीं आया। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हम इसको ब्रेक करके समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, अभी हमने डिस्कस किया, एंड ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अ चेंज और यू कैन से शिफ्ट फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो इन ओवरऑल अगर हम इसे पढ़ें तो इसका मीनिंग क्या हुआ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कितना पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, ग्रोथ में चेंज आ रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। और यू कैन से इट इज़ अ इट यूज टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट
और शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। तो ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्लियर? ये जो है आपका टॉपिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपके एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए, एक समझाने के पर्पज से बताया जा रहा है। किसको समझाने के लिए? ये जो पॉइंट में हम कंफ्यूज हो रहे थे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ गया था इस पॉइंट में, तो हमें समझ नहीं आ रहा था ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये सब समझना पड़ रहा है, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के पर्पज से। क्लियर? तो इसके 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इन अ ईयर पर 1000 के कंपैरेटिवली, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 इन अ ईयर। दैट मीन्स इसको हम किस तरीके से समझते हैं कि अगर हम 1000 पॉपुलेशन को बंद कर देते हैं एक रूम में, एंड आफ्टर एन ईयर देखते हैं, एक साल बाद वहाँ रूम खोल के देखते हैं कि उसमें 48 जो है और पैदा हो गए, मतलब कि 1000 थे, अब 48 जो है वो और इंक्रीज हो गए, तो दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। क्लियर? और डेथ रेट क्या होता है? वो भी सेम होता है, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं पर 1000। दैट मीन्स अगेन, अगर एक रूम पे हम 1000 पॉपुलेशन को बंद कर देते हैं ना, आफ्टर एन ईयर हम चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें से 40 लोग मर गए हैं। दैट मीन्स इतने लोग कम हो गए हमारी इकोनॉमी में। क्लियर? तो ये होता है डेथ रेट। तो ये हो गया बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों ही हाई था फर्स्ट स्टेज में। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई होता है। ये हाई क्यों होता है? क्योंकि बर्थ रेट हाई क्यों होता है? भाई लोग जो थे ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर उनका एक ऑक्यूपेशन होता था, लाइवलीहुड जिससे वो अर्न करते थे। देन उनको कोई एजुकेशन नहीं थी कि भाई हमारे को, उन्हें पता नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, दैट मीन्स नॉलेज भी नहीं थी कि अगर हम बच्चे पैदा भी कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आगे, क्या वो उन बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकेंगे या वो उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता था, दे आर इन पॉवर्टी, तो वो पॉवर्टी में होते थे, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पुअर थे वो लोग, उनको एजुकेशन नहीं थी, तो नॉलेज भी नहीं थी कि अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम उनको कैसे लीड करेंगे, आगे लाइफ कैसे लीड करेंगे, है ना। देन डेथ रेट भी हाई था। डेथ रेट हाई क्यों था? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो ऑटोमेटिकली डेथ रेट जो था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये दोनों ही हाई थे फर्स्ट स्टेज में। क्लियर? देन सेकेंड स्टेज जो थी उसमें बर्थ रेट तो हाई था, देन डेथ रेट जो था उसमें थोड़ा लो था, दैट मीन्स उसमें थोड़ी जो था इसमें राइज था, इसमें लो था, डेथ रेट लो था। बर्थ रेट हाई, मतलब बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आया अगर हम फर्स्ट स्टेज से कंपेयर करें तो। सेकंड देखिए डेथ रेट जो था पहले हाई था, बट अब सेकंड स्टेज में डेथ रेट कम हो गया। दैट मीन्स कि जो लोग हैं वो, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो बहुत और मतलब वो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले रहे हैं, तो डेथ रेट जो थे यहाँ पे जो थे वो कम हो गई थी, और बर्थ रेट हाई। थर्ड स्टेज क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि लोग जो थे वो एजुकेटेड है, अब उन्हें पता है कि भाई अगर हम बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन भी तो राइज होगी। देन क्या हम उन्हें अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, क्या हम उनका खर्चा उठा सकते हैं, क्या हम उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो यहाँ लोगों जो थे एजुकेटेड हुए थे और उन्हें ये समझ आ गई थी कि हम अगर अपने बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए बर्थ रेट जो था वो कम हो गया था एंड डेथ रेट भी कम हो गया था। डेथ रेट कम क्यों हो गया था? अगेन मेडिकल फैसिलिटीज़, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई थी, लोग उसका यूज़ कर रहे थे एंड डेथ रेट जो था हमारा एज अ रिजल्ट कम हो गया। सो फर्स्ट स्टेज को क्या कहा गया है कि यहाँ फर्स्ट स्टेज में जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी। स्टेबल का मतलब कि ना तो बढ़ रही थी ना घट रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि जितने लोग मर रहे थे उतने ही पैदा हो रहे थे, तो मतलब एक तरीके से
बैलेंस हो रहा था, कॉम्पेंसेट कर रहे थे, जो लोग मर रहे थे और जो पैदा हो रहे थे उनको कॉम्पेंसेट कर रहे थे वो। तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही। पहली स्टेज जो थी वो स्टेबल थी, और यू कैन सी ये जो पहली स्टेज थी वो अंडर डेवलप्ड थी, बैकवर्ड थी, क्लियर। तभी तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे और डेथ रेट भी ज़्यादा था। देन सेकेंड स्टेज जो थी इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा था, डेथ रेट कम था, मतलब कि अब यहाँ पे तो कोई बैलेंस नहीं हो रहा, बर्थ रेट बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो था यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं इस स्टेज को, कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि बर्थ रेट हाई था एंड डेथ रेट लो था, क्लियर। ये जो होती है स्टेज को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, मतलब कि अभी हम डेवलपमेंट हमारी स्टेज की, हमारी इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट जो है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है, हमने अभी स्टार्टिंग कर ली। देन थर्ड स्टेज जो थी उस स्टेज को हम बोलते हैं लाइक डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। दैट मीन्स बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो गई है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्लियर। तो ये तीनों स्टेजेस थी। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें समझ आ गया कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अब जो 1921 से पहले जो था हमारी जो इकोनॉमी थी वो फर्स्ट स्टेज पे थी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा हो रहा था और डेथ रेट भी हो रहा था, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। जो सेकेंड स्टेज थी वो कब स्टार्ट हुई? 1921 के बाद। दैट मीन्स जो 1921 के बाद जो थी हमारी इकोनॉमी जो थी वो सेकेंड स्टेज में आ गई थी। दैट मीन्स डेथ रेट तो कम हो गया था, दैट मीन्स कुछ तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट एटलीस्ट करी थी कि डेथ रेट कम हुआ था, बट बर्थ रेट पे अभी भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी आ गई थी। तो क्यों? अब बिफोर 1921 हमारी जो इकोनॉमी थी 1921 से पहले वहाँ पे क्या होता था, पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी। दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी, इनकंसिस्टेंट ग्रोथ थी। दैट मीन्स कभी तो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत बढ़ रही थी और कभी पॉपुलेशन जो थी वो कम हो रही थी। जब भी सेंसस हम निकालते थे, कभी जो सेंसस आता था वो बढ़ा हुआ आता था और कभी जो सेंसस आता था वो कम आता था। तो ये इनकंसिस्टेंट ग्रोथ थी पॉपुलेशन की बिफोर 1921। देन आफ्टर 1921 क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में जब वो आए तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो आफ्टर 1921 के बाद हमारी इकोनॉमी जो थी वहाँ पे कंसिस्टेंट राइज हुआ पॉपुलेशन का। दैट मीन्स पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी, मतलब ऐसा नहीं हुआ 1921 के बाद कि कभी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं हुआ। फिर 1921 के बाद से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बढ़ती ही गई, वो कभी कम नहीं हुई। तो इसीलिए 1921 जो ईयर है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1921 से पहले जो था पॉपुलेशन कभी कम होती थी कभी ज़्यादा होती थी, डेट में इनकंसिस्टेंट ग्रोथ थी हमारी इकोनॉमी की। आफ्टर 1921 कभी भी हमारी इकोनॉमी में ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा हो रही है, सेंसस में आ रही है, बट हमेशा वो बढ़ती ही गई, राइज ही होती गई। इसको समझने के लिए कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा गया, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जिससे आपको और इजीली समझ आएगा। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 1891 से 1951 तक, इसमें ईयर्स लिखे हुए हैं, पॉपुलेशन लिखी हुई है इन करोड़ एंड चेंज लिखा हुआ है इन करोड़। ठीक है, ये हो गया। अब 1891 में जो हमारी पॉपुलेशन थी दैट इज 23.87 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। देन 1901 आफ्टर 10 ईयर्स जो आया दैट इज 23.83। दैट मीन्स अगर हम इसका डिफरेंस निकाले, चेंज निकाले, तो वो क्या है 0.04 करोड़ से हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का कम हुआ है इन 1901। ठीक है, देन 1911 में जब सेंसस आया तो कितनी पॉपुलेशन थी 25.21। दैट मीन्स अब पॉपुलेशन जो आई है 1901 से कंपेयर करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, कितनी 1.38। कितनी प्लस का साइन है इंक्रीज का, माइनस है कि कम हुई है।
तो बड़ी है यहाँ पे 1.38 से, दैट मीन्स एक सेंसस में तो बड़ी है, सॉरी एक सेंसस में तो कम हुई है और एक सेंसस में बड़ी है। तो कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं थी यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट थी, कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी बिफोर 1921। फिर जब 1921 का हमने सेंसस देखा, दैट इज 2514 करोड़ पॉपुलेशन थी, और चेंज देखें अगर हम इसे प्रीवियस से कंपेयर करके तो 0.07 का ग्रोथ जो थी पॉपुलेशन की वो कम थी, अगेन कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1921 में कम दिखाया पॉपुलेशन ग्रोथ। देन अब नेक्स्ट सेंसस हुआ 1931 में, कितनी पॉपुलेशन थी 27.90। अब अगेन पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, दैट इज 2.76 से हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ी है। अब उसके बाद जो 2 ईयर्स 1951 तक हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती ही गई, आगे भी वो प्लस के साइन, प्लस मतलब इंक्रीज ही होती गई पॉपुलेशन, कम नहीं हुई। तो इसीलिए 1921 वाला जो ईयर है, ये वाला ईयर, इसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसलिए हम इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ईयर के बाद से जो पॉपुलेशन थी उसने पलट के पीछे देखा ही नहीं, वो सिर्फ बढ़ती ही गई, आगे इंक्रीज ही होती है। इसलिए इस ईयर को हम बोलते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन जो सेंसस था वो कभी कम आ रहा था कभी ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद जो था ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का टेबल, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों होती है। लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस फैक्टर्स दैट डिपिक्ट और स्टेट demographic condition during the British rule or on the eve of independence. So first one is high birth rate and high death rate. Both birth rate and death rate are high during the colonial period. अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, जब हम ये समझ रहे थे तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो बर्थ रेट था दैट इज 48 per 1000 एंड डेथ रेट इज 40 per 1000। नेक्स्ट इज लो लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा लो था। अब लिटरेसी लेवल, लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट refers to the number of person who is 7 or above who has ability to read, write and understand any one language. So what is literacy rate? कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 7 या उससे ऊपर है एंड उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है एंड समझ सकता है किसी भी एक लैंग्वेज को, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा लो था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, ओनली 16% हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 16% था। मोर ओवर फीमेल लिटरेसी रेट वॉज अबाउट 7%, दैट मीन्स 7% हमारा फीमेल लिटरेसी रेट था, जो ये क्या स्टेट करता है, जेंडर बायस थी हमारी इकोनॉमी। क्लियर? तो लिटरेसी जो थी, लिटरेसी रेट जो था वो लो था। क्यों? क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे और ना ही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोग जो है वो पढ़े और लिखे, ना वो उन पे कोई इन्वेस्टमेंट या उनका कोई डेवलपमेंट करना चाहते थे लोगों का। तो ये जो था लिटरेसी रेट था हमारा। देन नेक्स्ट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नाउ it refers to the number of infant dying before reaching 1 year of age per thousand live birth in a year. तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इन्फेंट, मतलब जितने भी छोटे बेबीज जो होते हैं, जिनका जो बॉर्न होते हैं वो 1 ईयर की एज भी अटेन नहीं कर पाते या 1 साल भी वो पूरा नहीं कर पाते और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो वो भी पर 1000 के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट में होता है। वो 1 साल में जितने भी बच्चे जो होते थे, जो न्यूली बॉर्न होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। दैट मीन्स वो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं करते थे, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे इकोनॉमी में तो उसमें से कुछ बच्चों की डेथ हो जाती थी। ठीक है? तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 218 था पर 1000। ठीक है? एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम 2020 ईयर की बात करें तो उसमें 30 हो गया, रिड्यूस होकर 30 हो गया पर 1000, जो काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, कि हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी इम्प्रूव करी है, मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव करी है। पहले होता क्या था कि जो बेबीज़ होते थे वो घर पे उनकी डिलीवरी होती थी, प्रेग्नेंट वुमेन होती थी,
उनकी डिलीवरी जो होती थी घर पे ही होती थी। कुछ जो लेडीज़ होते थे घर पे या फिर जो आसपास जो रहते थे वो क्या करते थे, उनकी डिलीवरी करते थे। एंड मोर ओवर जो लेडीज़ होती थी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेज जो होते थे उनके, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, बैलेंस डाइट नहीं मिलती थी। क्यों जो आज हम बात करते हैं कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, तो ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। देन प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती थी डॉक्टर से, लाइक गायनी से कोई कंसल्टेशन नहीं होती थी, उनके टच में नहीं थे। और जो डिलीवरी में सपोज अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी तो डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है जो उसे टैकल कर सके। बट उस टाइम पे वो लेडीज़ होती थी एंड उनको इतना तो नॉलेज नहीं होती थी, क्योंकि एक डॉक्टर ही कर सकता है उस चीज़ को। तो उस वजह से क्या होता था, या तो बच्चों की डेथ हो जाती थी या फिर प्रेग्नेंट वीमेन की जो वीमेन होती थी उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये रीजंस थे कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी या हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा एडवर्स थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट्स हम अभी पढ़ रहे हैं, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये रेट्स हम पढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में ये होता क्यों था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमने देखा कि एपिडेमिक्स भी बहुत आते थे। जैसे कि आजकल हमारी इकोनॉमी में जो है कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस हमारी इकोनॉमी में एक एपिडेमिक, एक पैंडेमिक चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि लोग काफ़ी मर रहे हैं, बट स्टिल हमारी हेल्थ फैसिलिटी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश टाइम, हमारी जो आज की हेल्थ फैसिलिटी है वो मच बेटर है। स्टिल लोग जो है वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी रेट है अच्छा, लोग मर तो रहे हैं लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के कंपैरेटिवली बात कर रही हूँ मैं कि हाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ फिर भी इतनी अच्छी नहीं है आज हमारी, बट अगर हम कंपेयर करें उसको ब्रिटिश के टाइम से, जब ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी में रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उससे तो मच बेटर थी कि हाँ कोविड की जो पेशेंट है वो रिकवर कर रहे हैं। बट वहाँ पे एपिडेमिक आता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, लोग मरते थे, ना उन्हें अवेयरनेस होती थी कि क्या हो गया, ना कोई डॉक्टर्स होते थे, ना कोई हॉस्पिटल्स होते थे, और ना ही लोग जो थे डॉक्टर्स को अफोर्ड कर सकते थे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो हमारी इकोनॉमी में थी। तो इस वजह से, या एपिडेमिक हो गया एक फेमाइन होता है कि इकोनॉमी में हमारे पास किसी टाइम हार्वेस्ट अच्छा नहीं गया बिकॉज ऑफ ड्रॉट या फिर फ्लड। अगर हमारा हार्वेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़राब हो गया, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। फेमाइन होती है भुखमरी, कि एक तरीके से लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं होते, तो उससे भी क्या होता था, लोग मर जाते थे। तो ये भी एक रीज़न था एपिडेमिक एंड फेमाइन, जिससे कि हमारी मोर्टेलिटी रेट जो था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो इतना हाई था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ करते नहीं थे, वो हमारी इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये रीज़न थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट मीन कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, अभी तक हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो वो बहुत ज़्यादा एडवर्स थी। कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई ना लोगों को अवेयरनेस थी, और ज़्यादातर जो लोग थे उनको पता ही नहीं होता था हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो डेट मीन्स जो फैसिलिटी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो पॉपुलेशन के पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। और अगर थी भी, अगर उस टाइम कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ थी भी तो वो हाईली इनएडुकेट थी। दैट मीन्स लोगों के पास उसको अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पुअर होते थे कि वो अपनी बेसिक अमेनिटीज़ ही फुलफिल कर लें, उसकी वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो डॉक्टर्स को कैसे वो अफोर्ड कर सकते थे? अगेन या तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, या अगेन उनके पास या वो अवेयर नहीं होते थे। तो दीज आर द टू रीज़न जिसकी वजह से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो इनएडुकेट थी। तो ये हो गया हमारा पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो भी बहुत कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। दैट मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर, कि कितनी मतलब जो पर्सन है उसकी एवरेज एज क्या है, कितनी एवरेज एज, वो कितनी लाइफ लीड करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसकी एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो एवरेज एज थी वो 44 थी। दैट मीन अब एवरेज एज को आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ जो लोग थे वो 44 ईयर्स तक ही लाइफ जीते थे। उससे सपोज अगर कोई 43 ईयर्स का है तो वो ये सोचेगा अरे नेक्स्ट ईयर तो मैं होऊंगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, एवरेज एज मतलब कि
ये एवरेज एज की बात करें, एवरेज एज लाइक अगर हम यहाँ पे कोई पर्सन 30 का है, कोई 50 का है और कोई 40 का है सपोज, क्लियर, या कोई 60 का है, ठीक है। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा 80 एंड 140 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा 46.6। ये मैंने एज्यूम करा है, इसे ये एक एज्यूम करा है आपको समझाने के लिए कि कोई पर्सन 30 इयर्स में मर जाता था, कोई 50 में किसी की डेथ हो जाती है और किसी की 60 में डेथ हो जाती थी। तो ऑन एन एवरेज जो सभी पॉपुलेशन, पूरे पर्सन, सारे जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग थे, उनका एक एवरेज एज निकाली गई। ऐसे ही जैसे मैंने ये निकाली है 3 पर्सन को लेकर, तो ये सपोज मैंने 46 निकाली लेकिन 44 थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ऑन एन एवरेज एज जो हो गई कि कितने उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्सन की एवरेज एज कितनी होती थी कि वो कितने लाइफ अपनी एक्सपेक्ट कर सकता था। इन 2020 ये जो एवरेज एज थी वो बढ़ के कितनी हो गई 69.3 ईयर। दैट मीन्स हमारी जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, उनमें डेवलपमेंट हुई थी, क्वालिटी लाइफ लीड कर रहे थे, अपना ध्यान रख रहे थे, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ के 69.3 ईयर्स हो गए इन 2020। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी क्या होता है? लाइक पॉवर्टी कितनी थी इसके बारे में कुछ हमारे पास कोई रिलेवेंट डेटा गिवन नहीं है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी जो थी वो अंडर डेवलप्ड थी, बैकवर्ड थी। अब जो बैकवर्ड इकोनॉमी होती है, ना तो वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करते हैं, ना वो एजुकेटेड होते हैं, वहाँ के लोग, पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती, ना वो प्रॉपर सैनिटेशन पर ध्यान देते हैं, ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री की ये बताता है कि वहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पुअर लोग हैं तभी वो इन सब चीज़ों पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हो गया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इन सब के साथ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। फिर अब हो गया हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये खत्म होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू।